नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर टीचिंग एंड लर्निंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य टीचिंग ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं उद्देश्य का क्या अर्थ है। NCERT के अकॉर्डिंग उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभिष्ट है जिसकी दशा में कार्य किया जाता है। उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है और जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। An objective is a point or end view of something towards which action is directed, a planned change sought through and any activity what we set out to do। इस परिभाषा के अनुसार शिक्षण उद्देश्य के अंदर तीन मुख्य बातें आती हैं: दिशा डायरेक्शन, व्यवस्थित परिवर्तन प्लांट चेंज और क्रिया एक्टिविटी। वास्तविकता यह है कि उद्देश्य के अंदर ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण विद्यार्थियों की समस्त शैक्षिक क्रियाएं एक निश्चित दिशा की ओर व्यवस्थित हो जाती हैं। इससे उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता रहता है। अब बात करते हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यूँ तो मेगर और क्रैथवॉल आदि शिक्षा शास्त्रियों ने भी उद्देश्यों के वर्गीकरण की दिशा में सराहनीय कार्य किया है, परंतु इस संबंध में प्रोफेसर BS ब्लूम महोदय का कार्य विशेष महत्व रखता है। ब्लूम महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षिक उद्देश्यों के क्रमबद्ध वर्गीकरण के अनुसार सीखने के उद्देश्य तीन प्रकार के हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, भावात्मक उद्देश्य इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले जानते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। ज्ञानात्मक उद्देश्य इस बात पर बल देते हैं कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित व्यवहार में प्रत्यास्मरण रिकॉल और पहचान रिकॉग्नाइजेशन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है। इसलिए स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों के द्वारा इस पक्ष को अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस पक्ष से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण के अंतर्गत आता है सबसे पहले ज्ञान या नॉलेज। ज्ञान उद्देश्य का संबंध शब्दों, तथ्यों, नियमों, सूचनाओं और सिद्धांतों की सहायता से विद्यार्थियों की प्रत्यास्मरण और पहचान संबंधी क्रियाओं का विकास करने से होता है। इस उद्देश्य के द्वारा विद्यार्थियों को परंपराओं, नियमों, सिद्धांतों, मानदंडों आदि का प्रत्यास्मरण और पहचान कराने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण भी किया जाता है। बोध कॉम्प्रिहेंशन, बोध का अर्थ है नवीन ज्ञान का विद्यार्थी की समझ में आना। दूसरे शब्दों में बोध के अंतर्गत ज्ञान निहित होता है जिस पाठ्यवस्तु का विद्यार्थियों को बोध होता है, जिस पाठ्यवस्तु के विषय में उनकी प्रत्यास्मरण, रिकॉल और पहचान रिकॉग्नाइजेशन की क्षमता विकसित हो जाती है, उसके संबंध में भी अनुवाद, व्याख्या और उल्लेख आदि क्रियाएं बोध उद्देश्य के आधार पर कर सकते हैं। प्रयोग एप्लीकेशन, ज्ञान और बोध के बाद प्रयोग की ओर बढ़ा जाता है। प्रयोग
उद्देश्य के 3 स्तर होते हैं: नियमों और सिद्धांतों का सामान्यीकरण, विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान करना और विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यवस्तु और शब्दों और नियमों को अपने कथनों में प्रयोग करना। विश्लेषण एनालिसिस, ज्ञान बोध और प्रयोग के बाद विश्लेषण की ओर बढ़ा जाता है। दूसरे शब्दों में विश्लेषण तभी संभव है जब ज्ञान बोध और प्रयोग उद्देश्य प्राप्त हो गए हों। विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्यवस्तु को तत्वों में विभाजित करके उनमें परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। संश्लेषण सिंथेसिस, संश्लेषण को क्रिएटिव उद्देश्य की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि इसके अंतर्गत विश्लेषण द्वारा ज्ञात किए गए तत्वों एलिमेंट्स को एकत्रित करके पूर्ण रूप प्रदान करते हुए एक नया ढांचा तैयार किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत पाठ्यवस्तु के नियमों, सिद्धांतों और तत्वों के संबंध में आलोचनात्मक निर्णय लेकर परीक्षा और अन्य प्रकार के मानदंडों द्वारा यह मालूम किया जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। विद्यार्थियों में कक्षा के अंदर जो सीखे अनुभव प्रदान किए गए हैं वे प्रभाव उत्पादक रहे या नहीं, और शिक्षण के उद्देश्यों को कितने अच्छे ढंग से प्राप्त किया गया। भावात्मक उद्देश्य इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, जिसके सबसे पहले आता है ग्रहण करना, रिसीविंग। ग्रहण करने का अर्थ है विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण करने की इच्छा। ग्रहण करने का सीधा संबंध विद्यार्थियों की संवेदनशीलता से होता है, जो किसी क्रिया अथवा उद्दीपक की उपस्थिति में होती है। अनुक्रिया रेस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया ग्रहण करने से आगे की स्थिति है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्रेरित होते हुए नवीन ज्ञान को सक्रिय रूप से ग्रहण करता है। अनुमूल्यन वैल्यूइंग, अनुमूलन का तात्पर्य उन मूल्यों से होता है जिनमें विद्यार्थियों को आस्था होती है और जिनको वे अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं। अनुमूलन द्वारा विद्यार्थी परिस्थिति के बदलने पर अपने व्यवहार में स्थिर भाव का प्रदर्शन करते हैं। विचारना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जैसे जैसे विद्यार्थी मूल्यों के साथ वचनबद्धता करते हैं और उन मूल्यों की प्रतिधारणा बनने लगती है, वैसे वैसे उनके सामने ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिनमें एक से अधिक मूल्य उपयुक्त होते हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी यह विचार करते हैं कि कौन से मूल्यों को धारण करें। व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन, जब विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वे एक से अधिक मूल्य उपयुक्त रखते हैं। वे दिए गए मूल्यों की व्यवस्था क्रमानुसार करने लगते हैं। व्यवस्था का संबंध मूल्यों के क्रम को निर्गत और व्यवस्थित करने से होता है। चरित्रीकरण कैरेक्टराइजेशन, चरित्रीकरण वह स्तर है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी के मूल्य क्रम में आंतरिकता आ जाती है। इस स्तर पर शिक्षक विद्यार्थियों के विशेष मूल्यों का ज्ञान सरलतापूर्वक कर सकता है। अब बात करते हैं क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध विद्यार्थियों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण और कौशल के विकास से होता है। प्रोफेसर ब्लूम की भांति E.J. सिम्पसन महोदय ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें 5 स्तरों में बांटा है। सबसे पहले आता है प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं के संबंध में रुचि और प्रेरणा के आधार पर जागरूक होने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की श्रृंखला सम्मिलित होती है और जिसे वास्तविक अनुभव कहा जा सकता है। व्यवस्था या सेट, व्यवस्था का तात्पर्य उस प्रारंभिक समायोजन से है जो विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं और अनुभवों के लिए किया जाता है। व्यवस्था के 3 पक्ष होते हैं: मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक। निर्देशात्मक अनुक्रिया गाइडेड रेस्पॉन्स, निर्देशात्मक अनुक्रिया क्रियात्मक कौशल के विकास में प्रथम चरण है। यह एक व्यक्ति के निर्देशन में दूसरे व्यक्ति का बाह्य व्यवहार है। निर्देशात्मक अनुक्रिया में अधिक जटिल
कौशल के भाव वाली योग्यताओं पर बल दिया जाता है। कार्यप्रणाली मैकेनिज्म। कार्यप्रणाली उस स्तर को कहते हैं जिस पर विद्यार्थी के अंदर किसी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास और कौशल विकसित होता है। इस प्रकार कार्य प्रणाली में परिस्थितियाँ होती हैं जो विद्यार्थी को उपयुक्त अनुक्रिया करने में सहायता प्रदान करती है। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया क्रियात्मक पक्ष के सबसे ऊंचे स्तर को कहते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी में इतनी क्षमता और कुशलता उत्पन्न हो जाती है कि वह जटिल से जटिल कार्य को कम से कम शक्ति और समय में पूरा कर सकता है। जब तक शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षक को स्पष्ट नहीं होगा कि उद्देश्य द्वारा उस विद्यार्थी में अंदर कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार में अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लाए जाते हैं, इसलिए कोई भी शिक्षण उद्देश्य केवल उसी स्थिति में अर्थपूर्ण अर्थात प्राप्त करने के योग्य कहा जा सकता है जब यह बात पूर्ण रूप से परिभाषित कर दी जाए कि उसके द्वारा विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यवहारिक परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेज किस किस क्षेत्र में लाने हैं। इस दृष्टि से शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक सरल भाषा में इस बात को स्पष्ट कर दे कि उसे शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अंदर कौन कौन से परिवर्तन लाने होते हैं। संक्षेप में शिक्षण उद्देश्य की विशेषताओं को सरल इस भाषा में स्पष्ट कर देना चाहिए, उसे परिभाषित कर देना चाहिए। तो ये थे शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्ट्स। धन्यवाद।